प्रतापगढ़ स्टडी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मुख्य परीक्षा के लिए फिर 3 क्वेश्चन लाए हैं। अब ये डेली लगातार चलता रहेगा 3 क्वेश्चनों की सीरीज। तो मुख्य परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। 8वां प्रश्न, नीली क्रांति को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्य पालन की समस्याओं और रणनीतियों को समझाइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देश के मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई विशेष योजनाओं के फलस्वरूप मत्स्य उत्पादन में हुई वृद्धि को नीली क्रांति की संज्ञा दी गई। इस क्रांति के तहत जलीय कृषि को बढ़ावा देकर जलीय जीवों, मत्स्य, क्रस्टेशियंस, मोलस्क, जलीय वनस्पति आदि के उत्पादन को बढ़ाना है, जिसमें सभी प्रकार के जलीय तंत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें सागरीय बैक वाटर, तालाब, झील, नदी आदि हैं। तो ध्यानतब है कि वर्ष 2017-18 में चीन के बाद भारत मत्स्य उत्पादन में विश्व का दूसरा प्रमुख देश है। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत का योगदान 6.5% है। अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत इस क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान दे रहा है, किंतु वर्तमान में यह क्षेत्र अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। यथा औसत वार्षिक उत्पादन का अत्यधिक न्यून होना, मत्स्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण हेतु पर्याप्त अवसंरचना का अभाव है, जिस कारण उत्पादित संसाधनों की बर्बादी अधिक होती है। पर्याप्त परिवहन सुविधा का न होना, कोल्ड स्टोरेज की कमी होना, संगठित बाजार एवं मूल्य नीति का अभाव होना, प्राचीन तकनीक एवं परंपरागत मत्स्य उपकरणों का प्रयोग अधिक होना, ओवर फिशिंग में पर्यावरणीय प्रदूषण जैसी समस्याएं तथा अपर्याप्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होना, कृषकों में मत्स्य संबंधी जानकारी का अभाव होना तथा मत्स्य हेतु पर्याप्त भूमि का न होना, मत्स्यायन के क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु सरकारी प्रयासों की कमी का होना तथा इस क्षेत्र पर अत्यधिक ध्यान न देना। यद्यपि इस क्षेत्र में पर्याप्त समस्याएं मौजूद हैं, किंतु इसका निराकरण किए जाने के पश्चात यह क्षेत्र व्यापक लाभ प्रदाता साबित हो सकता है। इसके लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं, जैसे मत्स्यन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए एवं इस क्षेत्र में रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर जोर दिया जाना चाहिए। साथ ही मत्स्य उत्पादन को नवीन तकनीक की मदद से बढ़ाया जाना चाहिए। मत्स्य के साथ साथ अन्य जलीय जीवों एवं जलीय वनस्पतियों के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद अवसंरचनात्मक विकास जैसे कि पर्याप्त परिवहन सुविधा, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण सुविधा तथा बाजार का विविधीकरण किया जाना चाहिए। मत्स्य उप उत्पादों को उचित लाभ लेने हेतु पर्याप्त प्रौद्योगिकी का विकास करना, अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देना तथा मत्स्यन हेतु विशेष सरकारी प्रोत्साहन देना, कृषकों को संकर मत्स्य बीज एवं उत्तम मत्स्य आहार की सुविधा देना, एक व्यापक मत्स्य नीति तथा इस क्षेत्र में बीमा जैसे प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। मत्स्यन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार नीली क्रांति योजना का क्रियान्वयन कर रही है। राष्ट्रीय मत्स्य डेवलपमेंट बोर्ड का गठन एवं मत्स्यन हेतु एक फंड भी बनाया गया है। साथ ही मत्स्यन में केसीसी देने का भी प्रावधान किया गया है। इन सभी प्रयासों का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करके एवं इस क्षेत्र को पर्याप्त महत्व देकर इसे लाभ का सौदा बनाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि संकट के समाधान हेतु उच्च कृषि शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर विचार करें। साथ ही कृषि शिक्षा के समक्ष व्याप्त चुनौतियों का उल्लेख कीजिए।
तो कृषि संकट के स्थायी तथा दीर्घकालिक समाधान के लिए आवश्यक है कि पहले हम भारतीय कृषि क्षेत्र की समस्याओं का अनुशीलन करें और तदुपरांत इनके समाधान का मार्ग खोजें। कृषि संकट की पहचान और उनके समाधान में उच्च कृषि शिक्षा अपरिहार्य है। इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने प्रभावशाली एवं दूरगामी कदम उठाया है। इसके अंतर्गत 65 ICAR संस्थान, 14 से अधिक राष्ट्रीय शोध केंद्र, 69 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 4 कृषि डीम्ड विश्वविद्यालय तथा 706 कृषि विज्ञान केंद्र आदि अनेक संस्थान कार्यशील हैं। देश के प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उच्च कृषि शिक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना को शुरू किया गया है। इस परियोजना को विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वित्त पोषित किया जा रहा है। कृषि व्यवसाय में उच्च शिक्षा प्राप्त छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए छात्रों को ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना, इसे रेडी में सहभागी बनाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा विकास के द्वारा ही गुणवत्तापूर्ण बीजों का विकास, शस्य प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, प्रक्षेत्र प्रबंधन, पोषण एवं सिंचाई प्रबंधन तथा कटाई पश्चात तकनीकों का प्रयोग आदि को बढ़ावा दिया जा सकेगा। खेत से बाजार तक के फसल प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे कृषि की मूल्य श्रृंखला बेहतर होगी और कृषकों की आय में वृद्धि होगी। उच्च कृषि शिक्षा के विकास से न केवल कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, अपितु कृषि क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के आय में वृद्धि होगी। कार्बनिक खेती, समन्वित पोषण एवं कीट प्रबंधन तथा सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों के अपनाने में सुगमता होगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, विशाल जनसंख्या के पोषण का साधन है। इस क्षेत्र की समृद्धि तभी संभव है जब इस क्षेत्र में उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं की बहुलता हो और उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। किंतु खेद का विषय है कि आज देश में कृषि संबंधी उच्च शिक्षण संस्थान का घोर अभाव है। यदि कुछ संस्थान चल भी रहे हैं तो वे आधारभूत सुविधाओं की कमी से दो चार हो रहे हैं। पुनश्च किसी राज्य सूची का विषय होने के कारण कतिपय विषयों में राज्यों के निर्णय कृषि के विकास में बाधा बन जाते हैं। राज्यों द्वारा चलाए जा रहे कृषि शिक्षण संस्थान मानव संसाधनों की कमी के गंभीर शिकार हैं। नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, जिससे शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रम बाधित हो रहे हैं। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा कृषि शिक्षा आज अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। का विकास, शस्य प्रबंधन, खाद्य, ये वही वाला है। 10वां क्वेश्चन है नेक्स्ट। गत वर्षों में कुछ विशेष फसलों पर जोर ने सस्यन पैटर्नों में किस प्रकार परिवर्तन ला दिए? मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग पर बल को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। अथवा सस्यन प्रतिरूप क्या है? भारत में बदलते सस्यन प्रतिरूप के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके प्रभाव का वर्णन करें। तो समय तथा फैलाव में फसलों का व्यवस्था क्रम एवं प्रकार ही सस्यन क्रम है। वस्तुतः भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कृषि यहाँ की सामाजिक दशाओं द्वारा अधिक प्रभावित है। फलस्वरूप हमारी कृषि परंपरा प्रकार की रही है। स्वतंत्रता के पश्चात बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य आपूर्ति हेतु कृषि के क्षेत्र में नए प्रयास किए गए, जिससे विशेष योगदान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा
भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का रहा। इस क्षेत्र में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्रों का भी योगदान रहा। इसके फलस्वरूप देश में नए बीज उर्वरक तथा सिंचाई के साधनों का विकास किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1966 से 69 में देश में हरित क्रांति आई। आज नई कृषि प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण के फलस्वरूप देश में कृषि प्रणाली में परिवर्तन आया है। क्षेत्रीय भौतिक, मृदा तथा जलवायु विशेषताओं के अनुसार की जा रही है। नई कृषि के कारण देश के कृषि मानचित्र पर कुछ नए प्रतिरूप उभर कर आ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कृषि के क्षेत्र में निम्न अभिनव प्रवृत्तियां दिखाई पड़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में फल उद्यान कृषि, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वी हिमालय के चाय बागान, पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय में आलू का उत्पादन, राजस्थान में विशेष रूप से इंदिरा नहर के सहारे गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है। गंगानगर तथा सूरतगढ़ स्थान गेहूं के कृषि फार्म के रूप में प्रसिद्ध है। पंजाब में कपास एवं धान के उत्पादन में वृद्धि। पंजाब गेहूं, धान एवं कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। गुजरात में चारा उत्पादन, महाराष्ट्र में गन्ना तथा फलों का उत्पादन, कर्नाटक एवं तमिलनाडु की पहाड़ियों पर चाय, कहवा, इलायची तथा अन्य बागवानी फसलों का उत्पादन। कैमूर पठार पर नारियल, गन्ना तथा धान का उत्पादन। मध्य प्रदेश में मसाला एवं सोयाबीन का उत्पादन। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में आंवला, लीची का उत्पादन। त्रिपुरा में रबड़ की खेती। देश के बड़े नगरों में महानगरों के चतुर्दिश पुष्पोत्पादन, सब्जी एवं अन्य वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन आदि। इस नए कृषि प्रतिरूप का देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। निर्वाहक भारतीय कृषि अब निर्यातोन्मुखी स्वरूप धारण कर रही है। कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर का सृजन हो रहा है। नए कृषि तकनीक का नवाचार प्रसारण नए युग में प्रवेश का सूचक है। इस परिक्षेत्र में चिंता का विषय यह है कि व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में परंपरागत शस्यन क्रम प्रभावित हो रहा है, अर्थात मोटा अनाज, दलहन एवं तिलहन आदि का उत्पादन आवश्यकता अनुसार नहीं बढ़ पा रहा है। विशेषकर मोटे अनाज और तिलहन का यही कारण है कि सरकार द्वारा वर्ष 2018 को राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, जिससे मोटे अनाज के उत्पादन एवं क्षेत्र विस्तार को प्रोत्साहित किया जा सके। इस प्रोत्साहन के अनेक कारण हैं। मोटे अनाजों में जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, सांवा आदि में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इनका जीआई जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स निम्न होता है। इस प्रकार ये भारत में कुपोषण और भूखमरी की समस्या को कम कर सकते हैं। ये मधुमेहग्रस्त तथा ग्लूटेन इंटॉलरेंट व्यक्तियों के लिए लाभदायक होते हैं। मोटे अनाज कीट एवं रोगों के प्रति सहनशील होते हैं। इन फसलों का जलमांग अनाज वाली फसलों से कम होता है। ये सूखा सहनशील फसलें होती हैं। मिश्रित फसल एवं फसल चक्र में इन फसलों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये फसलें कम उर्वरक मांग वाली होती हैं। इसके साथ आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।